वेलकम बैक गाइज। आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस, जिसमें कि हम देख रहे थे क्लास 12 की केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर था ये एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। आप इसके जो नोट्स है, आपने बहुत जनों ने पूछा था कि नोट्स कहाँ पे है कहाँ पे है। आपको सब्सक्राइब के पास में एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, उस पर ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए और स्पेशली हैंड रिटन नोट्स जिसमें कि कोई भी वाटर मार्क नहीं रहेगा वो आप ले सकते हैं। सो सब्सक्राइब के पास ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और देख लीजिए। सो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पार्ट है 5, जिसमें कि हम देख रहे हैं जो जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि किसी ऑक्साइड के साथ और किसी हैलाइड यानी कि हैलोजन के साथ कैसे रिएक्टिविटी दिखा था ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि आपको पता होगा कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा एलिमेंट है जो कि अर्थ पर एग्जिस्ट करता है। सो इसके साथ इसके ज़्यादा करके कौन से भी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन की अपनी रिएक्टिविटी शो करता है। वैसे फ्लोरीन तो रिएक्टिव है बट उसके कंपाउंड थोड़े से कम है, बट जो ऑक्सीजन है इन वाइल जो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होने के कारण उसकी रिएक्टिविटी यानी कि कंपाउंड ज़्यादा दिखे गए है। सो यहाँ पे हम देख लेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो अदर ग्रुप यानी कि 16 ग्रुप के साथ कैसे रिएक्ट करता है और 17 ग्रुप के साथ कैसा रिएक्ट करता है। सो यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्रुप 16 एलिमेंट के लिए ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 16 फॉर्म्स द ऑक्साइड। जब कोई भी ऑक्सीजन के साथ कौन सा भी रिएक्शन करता होगा, यानी कि कौन सा भी मेटल हो, नॉन मेटल हो, कोई भी हो, तो उसके साथ वो क्या तैयार करेगा, अपना ऑक्साइड तैयार करेगा। यानी कि ऑक्सीजन का ऑक्साइड, जैसे सल्फर का सल्फाइड था वैसे ऑक्सीजन का क्या होता, ऑक्साइड होगा। और ऑफ टाइप EO2 यहाँ पे एक टाइप है ई, यानी कि क्या, कौन सा भी एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, यानी कि सीलियम सल्फर हो सकता है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, और सीलियम हो सकता है, टेलुरियम हो सकता है और पोलोनियम हो सकता है। सो कौन सा ऑक्साइड तैयार करता है, EO2 टाइप का ऑक्साइड। सो नेक्स्ट है EO2 टाइप ऑफ ऑक्साइड एंड EO3 टाइप ऑफ ऑक्साइड, ऐसा चाहिए, वहाँ पे 3 चाहिए। सो यहाँ पे दिया हुआ है कि EO2 टाइप ऑफ ऑक्साइड। या देखिए, अगर ऑक्सीजन अपना दूसरा ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट होगा तो यहाँ पे क्या तैयार होगा, O3 यानी कि ओजोन। यानी कि ऑक्सीजन खुद के साथ भी रिएक्ट होके कौन सा एक कंपाउंड तैयार करेगा जिसका नाम है ओजोन। सो यहाँ पे 2 टाइप दिए हुए कि EO2 टाइप एंड EO3 टाइप्स ऑफ एन ऑक्साइड, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन के दो आइटम हो गए और एक में ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल आइटम हो गए, सॉरी। नेक्स्ट है EO2 टाइप में दिया हुआ है कि ओजोन यानी कि O3 एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2 आर गैसेस वाइल सेलेनियम डाइऑक्साइड इज अ सॉलिड। यहाँ पे दिया कि ऑक्सीजन का जो O3 है वो और SO2 है यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस रहती है, ये दोनों क्या है, गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और जो ACO2 है यानी कि सेलेनियम का जो ऑक्साइड है वो क्या है, सॉलिड है। नेक्स्ट है दे आर एसिडिक इन नेचर, दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एसिड। यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए एसिड और नॉन एसिड को डिफाइन करने में हेल्प करेगी कि जब कभी भी कंपाउंड होगा और ऑक्साइड होगा, वो जब किसी यानी कि वाटर के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो लास्ट में वो ऑक्साइड एसिड तैयार करेगा और बेस तैयार करेगा। यानी कि उसका जो कंपाउंड यानी कि वाटर, सपोज हमने लिया SO2 लिया और उसके साथ लिया हमने वाटर लिया, तो ये दोनों मिलकर क्या तैयार करते हैं, आइदर इट मेक अ एसिड और मेक अ बेस। इस पर डिपेंड रहता है कि जो ऑक्साइड है वो किस नेचर का है। यानी कि रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्साइड विथ वाटर डिटरमाइज द नेचर ऑफ दैट ऑक्साइड। सो आपको ध्यान में रखना क्या है कि कौन सा ऑक्साइड या एसिडिक है और बेसिक है। इसके लिए आपको एक और ट्रिक है कि मेटल का जब ऑक्साइड होगा वो हमेशा बेसिक ही होगा। जितना ज़्यादा मेटल होगा उतना ज़्यादा एसिडिटी होगी, यानी कि उसका बेसिक नेचर ज़्यादा होगा। मेटल का ऑक्साइड का बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा होगा, और जो यानी कि नॉन मेटल है उसका वो हमेशा एसिडिक नेचर का होगा, ऑक्साइड उसका एसिडिक नेचर का होगा। यानी अभी हमें पता है कि मेटल जो मेटेलिक नेचर है वो कैसा है, डाउन द ग्रुप इनक्रीज होता जाता। यानी कि जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते रहेंगे तो वैसे वैसे सल्फर ऑक्साइड हो गया, ये एसिडिक रहेगा, और जब सेलेनियम ऑक्साइड होगा वो कैसा रहेगा, स्लाइटली बेसिक नेचर का होगा। वैसे तो यहाँ पे दिया है कि दे आर एसिडिक नेचर, बट उसमें देखिए सेलेनियम क्या है, मेटलॉइड है। सो इसमें मेटलॉइड होने के कारण इसका एसिडिक नेचर ज़्यादा दिखेगा। वैसे उसमें बेसिक नेचर भी होगा और एसिडिक नेचर भी होगा, बट एसिडिक नेचर जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे कम होता रहेगा। यानी कि यहाँ पे दिया है कि SO2 व्हेन रिएक्ट विथ वाटर
फॉर्म द सल्फ्यूरस एसिड, एंड ये सेलिनियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सेलिनस एसिड तैयार करेगा, यानी कि दोनों भी एसिड तैयार करेगा। ओके, सो सिंपल में आपको ध्यान में रखना क्या है कि जैसे जैसे सभी के सभी ऑक्साइड जो है वो क्या किस नेचर के, एसिडिक नेचर के है, और उसमें ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 क्या है, गैसेस है, और सेलिनियम ऑक्साइड क्या है, एक सॉलिड है। आपको एक बता दूं कि जैसे जैसे एसिडिक नेचर बढ़ता रहेगा वैसे वैसे जैसे एसिडिक नेचर जैसे बढ़ेगा वैसे उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। ठीक है, एसिडिक नेचर यानी कि क्या, मैंने पूछा था एसिडिक नेचर यानी कि क्या, हाइड्रोजन रिलीज प्रॉपर्टी, यानी कि जैसे जैसे एक बेसिक है यार, ये समझने के लिए बता रहा हूँ, वैसे हर तरफ ऐसा होगा ऐसा नहीं। ये एसिडिक नेचर यानी कि क्या, H पॉजिटिव रिलीज करने की कैपेसिटी, जैसे जितना ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा वैसे वैसे H पॉजिटिव ज़्यादा होगा। इसी कारण दूसरे को क्या करेगा, दूसरे एटम को वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, यानी कि जितना ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा वैसा ही उतना उसका यानी कि क्या, रिड्यूसिंग नेचर होगा। सो मेटल ऑक्साइड होगा तो वो क्या रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दिखाएगा, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होगा वो क्या दिखाएगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। यानी नेक्स्ट जो चीज़ है इसमें देखिए EO3 टाइप का ऑक्साइड, यानी कि SO2 SO3 एंड SCO3 टाइप एंड TeO3 आर ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये देखिए कि EO2 टाइप एंड EO3 टाइप बोथ आर एसिडिक इन नेचर, दोनों भी एसिडिक नेचर के, और दे डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड, जो जैसे कि यहाँ पे दिखा हुआ है वैसा ही यही है। सेलिनियम ट्राइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, सेलिनिक एसिड तो होगा, और टेलुरियम के साथ होगा तो टेलुरिक एसिड होगा। और यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात आपको पता होगी, सेलून OUS है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, IC है। नेक्स्ट है ग्रुप 17 एलिमेंट के साथ वो ऑक्सीजन कैसे रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 दैट इज हाइड्रोजन्स फॉर्म मेनी ऑक्साइड्स विथ ऑक्सीजन बट मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल, यानी कि अनस्टेबल है क्योंकि जो ऑक्साइड है वो जनरली क्या करते हैं कि अपनी ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन अपना रिलीज करके दूसरे को ऑक्सीडेशन करवाता है। अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आपको ये कहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि आपके रिडक्स रिएक्शन का पार्ट है। सो ये इंपॉर्टेंट है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो जब कभी भी ऑक्सीजन किसी को मिलेगा, यानी कि आपको अपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जब कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्सीजन लेगा और या फिर हाइड्रोजन छोड़ेगा तो उसे क्या कहेंगे हम, उसकी क्या हो रही है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जब कभी भी अपना हाइड्रोजन रिलीज लेगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा तब क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे दिया हुआ कि ऑक्सीजन जब कभी ऑक्सीजन जो हैलाइड्स है उसका जो यानी कि ग्रुप 17 एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स है वो क्या है, अनस्टेबल है, बिकॉज दे आर जनरली ब्रेक होते हैं और दूसरे को यानी कि दूसरे को ऑक्सीडेशन करने के लिए हेल्प करते हैं। सो नेक्स्ट है फ्लोरीन फॉर्म्स द टू ऑक्साइड दैट इज OF2 टाइप एंड O2F2 टाइप। OF2 तो आपने बहुत बार पढ़ा है कि इसमें क्योंकि ऑक्सीजन का उसका इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ही +2 में है, बाकी किसी के इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 नहीं आता है। सो और है O2F2 टाइप, और बोथ आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट। फ्लोरिनेटिंग एजेंट देखिए मैंने यहाँ पे दिया कि अनस्टेबल है यानी कि क्या, दोनों भी ऑक्सीजन और फ्लोरीन अलग अलग हो जाएंगे जल्दी। और जब जैसे फ्लोरीन ऑक्सीजन तो उड़ जाएगा यानी कि निकल जाएगा, और बट जो फ्लोरीन है वो किसी यानी कि कंपाउंड में वैसे के वैसे प्रेजेंट रहेगा। इसलिए वो दूसरे किसी एलिमेंट को यानी दूसरे किसी कंपाउंड फॉर्म करते समय फ्लोरीन की अगर नीड हुई कि उसकी अगर सहायता पड़ी तब फ्लोरीन दिया जा सकता है O2F2 और OF2 के फॉर्म में। इसलिए कि इस बोथ यानी कि दोनों को क्या कहते हैं, बोथ आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट। नेक्स्ट है क्लोरीन ऑक्साइड्स दैट इज ClO2 Cl2O ClO2 Cl2O6 Cl2O7 आर हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड टेंड टू बी एक्सप्लोड। मैंने बताया था कि इसके जो ऑक्साइड है वो इतने अनस्टेबल यानी कि क्या, जल्दी अपना जो ऑक्सीजन हो या और उसका जो एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, ब्रेक होगा, यानी कि ऑक्सीजन रिलीज होगा, और वही ऑक्सीजन किसी को दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडेशन के लिए हेल्प करेगा। इसलिए यहाँ पे दिया हुआ भी है कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट के कारण उसका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडेशन करता है, इसलिए उसको क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इसलिए और एक इसी कारण जल्दी रिएक्टिव यानी कि अनस्टेबल होने के कारण जल्दी अपना ऑक्सीजन और क्लोरीन रिलीज करने के कारण एनर्जी भी रिलीज करेगा। इसलिए क्या है, टेंड टू बी एक्सप्लोड यानी कि जल्दी
फट सकते, बम के जैसे फट सकते। नेक्स्ट है CO2 इज यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर कॉपर एंड सॉरी पेपर एंड पेपर पल्प एंड टेक्सटाइल। CO2 और एक बात है कि जब कभी भी ऑक्सीजन रिलीज होगा, सो ऑक्सीजन या तो O2 के फॉर्म में रिलीज होगा या फिर नेसेंट ऑक्सीजन यानी कि अकेला ऑक्सीजन। अब जब कभी अकेला ऑक्सीजन रिलीज होगा तब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी के लिए हेल्प करेगा। यानी ब्लीचिंग यानी कि क्या, आपको आपने देखा होगा कि कलर का जो धब्बा रहता है उसको मिटाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर आप यूज़ करते हैं। और कभी कभी आपने जो पीने का पानी है उसमें इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। वैसे जगह यहाँ पे यानी कि CO2 जो है वो किया जा सकता है एज अ ब्लीचिंग पाउडर इन पेपर पल्प। पेपर का जो पल्प यानी कि पेपर अपना जो रफ पेज रहता है वो कैसा रहता है, काला सा रहता है थोड़ा बहुत। और जो फेयर वो रजिस्टर यानी कि जो नोटबुक रहती है वो कैसी रहती, पूरी की पूरी एकदम वाइट जैसी रहती। तो ब्लैक टू वाइट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे पेपर का CO2 का यूज़ होता है एज अ ब्लीचिंग एजेंट। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि अपने जो कपड़े हैं उसको उसमें अगर दाब धब्बे निकलने के लिए या फिर क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है आपके लिए, ये FeO यानी कि फ्लोरीन के साथ उसके ऑक्साइड कौन कौन से है, क्लोरीन के साथ ऑक्साइड कौन कौन से है, और उसकी रिएक्टिविटी यानी कि स्टेबल है या अनस्टेबल है। और CL2 का एक यूज़ यानी कि क्लोरीन डाइऑक्साइड का एक यूज़। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि ब्रोमीन का ऑक्साइड यानी कौन कौन से है, BrO2, Br2O, BrO2, BrO3 आर द लीस्ट स्टेबल हैलोजन ऑक्साइड्स। दे आर वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अपना वो जो ऑक्सीजन है वो रिलीज कर पाएगा, इसलिए जल्दी दूसरे के लिए यूज़ करने यानी कि यूज़ किया जा सकता है उस ऑक्सीजन का। यानी कि ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी उसकी जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते रहेंगे उसकी ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी यानी कि डाउन द ग्रुप बढ़ते रहेंगे तो वो उतना उसका ऑक्सीजन जो यानी कि ऑक्साइड जो होगा अनस्टेबल होगा, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी इंक्रीज होती जाती। और मैंने ये भी बताया कि डाउन द ग्रुप जैसे जैसे बढ़ते जाते वैसे वैसे उसकी क्या कहते हैं उसके यानी कि एसिडिक नेचर कम होता जाता क्योंकि मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती जाती। सो नेक्स्ट है जो आयोडीन के उस पर ऑक्साइड है I2O4, I2O5 एंड I2O7 आर इनसोल्यूबल सॉलिड्स है एंड डिकम्पोजेस टू द ऑन हीटिंग के बाद डिकम्पोज होता है यानी कि जल के खाक हो जाता। और I2O5 इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे स्पेशली दिया हुआ है कि सभी के सभी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पर I2O5 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और एक I2O5 का एक यूज़ है कि ऑक्सीजन का जो एस्टिमेशन करते हुए ऑक्सीजन एस्टिमेशन यानी कि किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन है कि नहीं है इसको अगर हमें देखना है, इसलिए I2O5 का यूज़ होता है। ये आपको चैप्टर है 11 का जो चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट, इसमें दिया हुआ है एस्टिमेशन ऑफ कंपाउंड्स यानी कि डिफरेंट एलिमेंट का एस्टिमेशन कैसे करते हैं। उसमें की एक लास्ट पॉइंट है I2O5 यानी कि ऑक्सीजन को कैसे एस्टिमेट करेंगे और उसकी जो क्वांटिटेटिव यानी कि कितने अमाउंट में ऑक्सीजन उस कंपाउंड में दिए, यानी कि अगर x ग्राम का दिया हुआ है तो उसमें के कितने अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कितने ग्राम में प्रेजेंट है, इसे कहते हैं एस्टिमेशन। सो यहाँ पे I2O5 का एक यूज़ ये है कि वो क्या करता है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन ऐड हो गया यानी कि उसका CO का यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया, इसलिए इसे क्या कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। नेक्स्ट है कि हायर ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन्स आर मोर स्टेबल देन लोअर वंस। यानी कि हायर ऑक्साइड यानी कि क्या, जैसे जैसे उसकी यानी कि I2O5 हो गया यानी कि जिससे जैसे ऑक्सीजन का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। रिएक्टिव टूवर्ड्स ऑक्सीजन नहीं चाहिए यहाँ पे, और हैलाइड चाहिए। हैलोजन के साथ कैसे रिएक्टिव होगा क्योंकि अभी हमने देखा था ऑक्सीजन के लिए। सो ग्रुप 16 एलिमेंट कैसे हैलाइड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। सो यहाँ पे दिया हुआ है कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 रिएक्ट्स विथ हैलोजन टू गिव लार्ज नंबर्स ऑफ हैलाइड्स ऑफ टाइप EX6 टाइप, EX4 टाइप्स और EX2 टाइप्स। यहाँ पे E स्टैंड फॉर सल्फर, सेलेनियम एंड टेलोरियम। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जो हेक्साइलाइड है, टेट्राइलाइड्स है और डायलाइड। डाय यानी कि 2 और टेट्रा यानी कि 4, हेक्सा यानी कि 6। सो यहाँ पे इसके जो
कंपाउंड्स है उसका कंपैरेटिव एनालिसिस दिया हुआ है, और तीनों को कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है कि फर्स्ट डिस्क्राइब करते हैं कि यानी कि हेक्साइलाइड्स को सल्फ हेक्साइलाइड्स में कौन कौन से आते हैं, सल्फर फ्लू यानी कि SF6, ऐसी सेलेनियम हेक्साफ्लोराइड्स, टेलुरियम हेक्साफ्लोराइड्स आर फॉर्म बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। क्योंकि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से क्यों तैयार होता है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी हाई होने के कारण रिएक्ट होता है। दे आर कलरलेस एंड गैसियस, यानी कि गैसियस स्टेट में और कलरलेस है। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा है, sp3d2। और हाइब्रिडाइजेशन को तो आपको पता है कैसे निकालना है। अगर नहीं निकालना आता हो तो आपको लिए मैं बता देता हूँ। जैसे जैसे आप कौन सा भी जो एलिमेंट है उसके यानी कि जो सेंट्रल एटम है उसका अगर हमने ऑर्बिटल फॉर्म में लिख दिया, जैसे इसका जो 16 ग्रुप 16 का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP6 टाइप NP4 टाइप का है। सो यहाँ पे लिख देते 4 टाइप को। सो आपको कैसे ध्यान में रखना है, इसको 6 है तो 6 एलिमेंट 6 इलेक्ट्रॉन आपको फ्री करने होंगे, 2 हो गए और यहाँ पे 4 हो गए, अभी 4 हो गए जो डी ऑर्बिटल में अगर उसको ट्रांजिशन किया तो। और यस का भी हमने आगे वाले के ट्रांजिशन किया यानी कि 6 हो गए, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो गए यानी कि अनपेयर हो गए। अब इसके साथ हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन 6 रफ हो गए और 1 2 3 4 5 और 6 होने के कारण इसका क्या है, sp एस की एक शेल है, sp की p के 3 सेल शामिल हो रहे और d के कितने शामिल हो गए, 2 हो गए। सो यानी कि यहाँ पे क्या है sp3 यानी sp3d2 इसका क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। और जब कभी 6 होगा तो 6 का क्या होगा, 6 यानी कि क्या 6 और हो गए तो 6 हेक्सा यानी कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है यानी कि हेक्सा हैलाइड होगा। आपको ध्यान में रखना है कैसे कि अगर 6 ऑर्बिटल होगी तो क्या होगा, इसका कौन सा भी कंपाउंड हो यानी कि हेक्सा टाइप का होगा या फिर हेक्सा हैलाइड होगा या फिर हेक्सा क्लोराइड, जो कोई भी होगा। सो आपको ध्यान में रखने के लिए कौन सा कैसे ध्यान में रखना है, उसके ऑर्बिटल फॉर्म को लिख लेना है और उसके और देखना है कि उसका sp3d आता है या फिर कौन सा आता। सो क्लियर हो गया। और एंड पोजेस द ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। 2 यहाँ पे हेक्सा दिया हुआ है पर ऑक्टाहेड्रल, देखिए आपको कैसे हेड्रल यानी कि ये शेप हो गया, शेप यानी कि कैसा, वो किस फॉर्म में डिफरेंट डायरेक्शन में 3D डायरेक्शन में कैसा एग्जिस्ट करता है। अगर हमने 6 को कैसे रिप्रेजेंट किया, ये हो गया सेंट्रल एटम एक ई कौन सा भी, और यहाँ पे 4 प्लेन में हो गए, 4 हो गए प्लेन में, एक कौन से भी एक हो गया यहाँ पे, एक हो गया यहाँ पे, एक हो गया हाइलाइट यहाँ पे, एक हो गया यानी कि चार जो कॉर्नर से उस पर कितने हो गए, 4 हाइलोजन हो गए और एक ऊपर और एक नीचे यानी कि प्लेन। आप देखिए आपका पेपर जो है, आपने जो पेपर है उसके पेपर के चारों कोने पे 4 हाइलाइट्स हो गए और उसके सेंटर में हो गया एक, और उसी पेपर के एकदम ऊपर यानी कि कैसे ऐसे इस तरह से ऊपर पेपर के ऊपर एक हो गया और पेपर के नीचे हो गया 4, यानी कि 3 डायमेंशन में देखे तो कैसा हो गया, ऑक्टाहेड्रल यानी कि ऑक्टाहेड्रल टाइप हो गया, उसका शेप हो गया ऑक्टाहेड्रल टाइप। बट उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3d2। और जब कभी भी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। सो नेक्स्ट है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इसमें हैलाइड के कैसी स्टेबिलिटी रहेगी, यानी कि जो हेक्साइलाइड है उसमें कौन सा हैलाइड स्टेबल रहेगा। सो अब स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स किस पर डिपेंड रहती है, यानी कि स्टेबिलिटी किसी की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड रहती है, बॉन्ड लेंथ पर, यानी जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी कम रहेगी। सो फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम रहेगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। सो हेक्सा फ्लोराइड में सबसे स्टेबल कौन रहेगा, फ्लोराइड, यानी कि हेक्सा हैलाइड्स में उसका जो फ्लोराइड है वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। उसके बाद क्लोराइड स्टेबल रहेगा, उसके बाद ब्रोमाइड और आयोडाइड सबके लास्ट में स्टेबल रहेगा। सो स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड रहती है वो ध्यान में रख के आपको ये ट्रिक है जिसको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो नेक्स्ट है टेट्रा हाइलाइट्स, यानी कि क्या, टेट्रा यानी कि चार हाइलाइट होंगे। और अभी तक के इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि जब कभी भी उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा उसकी सबसे पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी, उसका ऑर्बिटल फॉर्म में निकालना पड़ेगा। उसके बाद उसमें लोन पेयर है वो निकालनी पड़ेगी। उसके बाद उसका जनरल शेप है उसको, यानी कि जनरल जो ज्योमेट्री है उसको लिखना पड़ेगा। और जो लोन पेयर है उस यानी कि लोन पेयर यानी कि क्या, उस जो कोई भी ऑर्बिटल होगी उसमें के जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर फॉर्म में रहते हैं, बट वो यानी कि जो हाइब्रिडाइजेशन उसमें
उसमें पार्टिसिपेट तो करते, बट वो कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में अपना पार्ट नहीं लेते, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में जो रवि रहते बट वो बॉन्ड कभी भी फॉर्म नहीं करेंगे। सो क्लियर हो गया। सो आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा उसका, कभी भी ऑर्बिटल फॉर्म। यहाँ पे एक टेट्राहेलाइड्स है, उसका हम पहले क्या लिखेंगे, ऑर्बिटल फॉर्म। सो जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है NH2 Np4, तो उसका लिखेंगे NH2 के हो गए 2 और Np4 के हो गए यहाँ पे Np4। सो यहाँ पे 2 तो यानी कि 2 क्या है, अनपेयर्ड है। उसके बाद हमें और भी 2 यानी कि एक 2 अनपेयर चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। सो 4 हो जाएंगे तब। सो इसको क्या करेंगे हम, डी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन कर देंगे। सो डी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन करने के लिए उसमें डी ऑर्बिटल होनी जरूरी है, जो कि किस में हमें दिखाई नहीं पड़ेगी, ऑक्सीजन के में दिखाई नहीं पड़ेगी और फ्लोरीन में दिखाई नहीं पड़ेगी। अगर फ्लोरीन के टाइप में हुआ तो, जो कि आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्लोरीन के जो यानी कि हाइड्रोजन का है, उसको हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन है वो खुद के साथ ही अपना हैलाइड्स अगर तैयार किया तो, जो कि बाद के सेशन में होगा। सो नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, डी ऑर्बिटल होनी चाहिए ट्रांजिशन के लिए। सो सल्फर के बाद यानी सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, टेल्यूरियम हो गया, यही अपना ऑक्टेट जो है वो एक्सपांड कर पाएगा। सो डी ऑर्बिटल उसमें ही रहेगी। सो यहाँ पे अगर इसको हमने ट्रांजिशन कर दिया तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक लोन पेयर होगी। सो वैलेंस शेल में कितने हो गए, एस की हो गई S, पी के हो गए 3 और डी की होगी 1। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d। यहाँ पे दिया हुआ है कि हैव sp3d चाहिए, यहाँ पे sp3d हाइब्रिडाइजेशन डज हैव ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री यहाँ पे कितने ऑर्बिटल हो गए, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी कि आपको 5 यानी कि कॉर्नर चाहिए। 5 कॉर्नर कब हो गए, ट्रायंगल का 1 हो गया, ट्रायंगल के 3 हो गए। उसी ट्रायंगल के ऊपर यानी कि पेज है, एक पेज है ट्रायंगल के शेप में पेज है, उस ट्रायंगल के शेप में जो पेज है उसके पेज के एकदम ऊपर यानी कि सीधे ऊपर एक हाइलाइट्स और एक दूसरे एक और नीचे, उसी नीचे उसके पेपर के नीचे दूसरा हो गया हाइलाइट, यानी कि टोटल क्या कितने हो गए, 5 हो गए। सो 5 यानी कि ट्रायंगोनल बाइपिरामिडल, एक पिरामिड जैसा शेप होगा ना। पिरामिड को कैसे रिप्रेजेंट करते, ये देखिए ये ट्रायंगल हो गया और इसको सबको क्लियर करेंगे। सबसे पहले ये हो गया ट्रायंगल और उसके ये देखिए ऐसे डैश फॉर्म में लिख दिया तो ये हो गया ट्रायंगोनल पिरामिडल। और अगर वैसा ही नीचे रहा तो हो गया वो ट्रायंगोनल बाइपिरामिडल। ओके क्लियर हो गया। सो ट्रायंगोनल बाइपिरामिडल उसका शेप रहेगा, उसका ज्योमेट्री रहेगी, बट जो आपका जो शेप रहेगा वो अलग रहेगा, क्योंकि उसमें लोन पेयर आएगी। जो लोन पेयर का बॉन्ड है वो यानी कि लोन पेयर बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, इसलिए उसका कॉर्नर में यानी कि उसका शेप में उसका शेप फॉर्म करते समय उसका अलग शेप आएगा। ओके सो यहाँ पे एक लोन पेयर तो होगी। सो लोन पेयर कहाँ पे रहेगी, हमेशा इक्विलेटर यानी कि इक्विलेटर पोजीशन पे उसका जो लोन पेयर है वो हमेशा इक्विलेटर पोजीशन पर रहेगी। शेप जो शेप है वो किस पर डिपेंड रहता है, यानी कि लोन पेयर है कितने नहीं है उस पर डिपेंड रहता है। सो यहाँ पे एक लोन पेयर है, जिसी कारण इसका जो ज्योमेट्री है उससे अलग क्या आएगी, उसकी जो शेप है उसके ज्योमेट्री के अलग आएगा, यानी कि ट्रायंगोनल बाइपिरामिडल के अलग आएगा उसका शेप। सो एक लोन पेयर हुए, तो एक लोन पेयर आपको हमेशा कहाँ पे लिखनी पड़ेगी, इक्विलेटर पोजीशन पर। ये जो इक्विलेटर पोजीशन पर है एक क्यों लिखनी पड़ती है, क्योंकि देखिए स्टेबल हमें क्या करना होता है, स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करना होता है। तो स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड रहती है, एक तो बॉन्ड लेंथ पर डिपेंड रहती है, और दूसरे है उसमें अगर रिपल्शन कम रहेगा, यानी कि उसके खुद के अंदर अगर रिपल्शन रहा तो क्या होगा, वो अनस्टेबल रहेगा। अगर आप खुद के अंदर से ही आपको जलन होती रहेगी तो आप समझ लीजिए जलन यानी कि क्या, आपको अंदर से ही आप अनस्टेबल है, यानी कि अंदर से ही आपका माइंड अलग कहेगा, तो आप क्या रहेंगे, अनस्टेबल रहेंगे। सो यहाँ पे अंदर ही उसी कंपाउंड के अंदर ही रिपल्शन है तो क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। उस रिपल्शन में अगर हमने सबसे कम वाला रिपल्शन लिया, सबसे कम वाला अगर उसमें हमने रिपल्शन लिया तो क्या रहेगा, वो मैक्सिमम स्टेबल रहेगा। सो अभी हमने क्या देखना है कि लोन पेयर जो है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे दूर रहनी चाहिए अदर से। सो सबसे दूर कहाँ पे रहेगी, इक्विलेटर पोजीशन पे रहेंगे। सो यहाँ पे दो जो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल है, सो उसके एक कॉर्नर पे हमने क्या ले लिया, एक लोन पेयर ले ली। उसे लोन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं लोन पेयर, और 2 इसका जो सेंट्रल एलिमेंट है उसको लिख लिया, और जो 2 हाइलाइट हुए यहाँ पे लिख लिए।
और जो दो रहे वो एक रहेगा ऊपर, एक रहेगा नीचे। ओके, सो इसका शेप कैसा रहेगा, सीसो टाइप। आपने सीसो देखा है क्या, ऐसा रहता ना, सो उसी का सीसो टाइप ये क्या रहेगा, इसका शेप रहेगा, देखिए ऐसा, समझ आएगा। सो शेप कैसा है इसका, सीसो टाइप है। और जो ज्योमेट्री है वो कैसे है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। जो टेक्स्ट में क्या दिया हुआ है कि जो टेट्राहेड्रल है उसमें टेट्राहेड्रल कौन सा है, SF4, SEF4, TF4, TLCl4 आर हैव हाइब्रिडाइजेशन SP3, D चाहिए यहाँ पे। और जो कि हाइब्रिडाइजेशन है 10 जो ज्योमेट्रिकल एंड दस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इज अ ज्योमेट्री विथ वन इक्विलेटरल पोजीशन ऑक्वर्ड बाय द लोन पेयर, जो कि हमने अभी बताया। सो ये इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसका शेप कौन सा है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सी है, और उसका लोन पेयर कहाँ पे आएगा, जिसके कारण उसका शेप कैसा होगा, जो ट्राइगोनल पिरामिडल है वैसा नहीं रहेगा, वो रहेगा सीसो टाइप। सो नेक्स्ट है डायलाइट। डायलाइट में ऐसे ही हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, ऑर्बिटल फॉर्म, जो अभी हम लिखेंगे, जो कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया पहले, NS2 NP4। सो यहाँ पे 2 हो गए और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, और जो फ्री रहेगा। सो फ्री रहने के बाद यहाँ पे 2 तो पहले से ही फ्री है, सो ट्रांजिशन का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो 2 इलेक्ट्रॉन इसके जो 2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस यानी कि हाईलाइट के साथ शेयर होंगे और बॉन्ड फॉर्म करेंगे। सो इसके जो ऑर्बिटल है वो कौन कौन सी फॉर्म करेंगे, S होगा, S के 2, ये 2 रहेंगे, P के 3 रहेंगे। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, SP3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, SP3। और जब कभी भी हाइब्रिडाइजेशन SP3 रहेगा यानी कि 4 कॉर्नर रहेंगे। सो 4 कॉर्नर वाला कौन सी ज्योमेट्री है हमारे, और जो ज्योमेट्री है सेक्शन में, ज्योमेट्री सेक्शन में कौन सी ज्योमेट्री है, 4 जिसको 4 कॉर्नर है, जो टेट्राहेड्रल, यानी कि टेट्राहेड्रल है जिसमें 4 कॉर्नर्स रहती हो, 3 डायमेंशन में उसमें 4 कॉर्नर रहती। सो क्लियर हो गया, ये आप ऐसा हो गया, उसका बेस रहता है टेट्राहेड्रल में। और एक यानी कि ऊपर अगर लिख लिया तो ऐसा इसका टेट्राहेड्रल लाइक शेप होता, यानी कि 4 कॉर्नर रहते। सो 4 कॉर्नर के जो 4 कॉर्नर में 4 रहेंगे, ओके, और 2 रहेंगे सेम पोजीशन, यानी कि 2 रहेंगे, 4 कॉर्नर में जो 4 कॉर्नर है उसमें के 2 जो कॉर्नर है वो कौन ऑक्यूपाई करेगा, अपना हाईलाइट को ऑक्यूपाई करेगा। और जो 2 रहेंगे उसमें क्या रहेगी, लोन पे रहेगी, जिसके कारण उसका शेप जो होगा वो कैसा रहेगा, लीनियर के होने के बजाय क्या होगा, एंगुलर पोजीशन में होगा। सो इक्विलेटर पोजीशन में सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं। जिस तरह इसमें इक्विलेटर पोजीशन में 2 लोन पेयर हो गए, उसी तरह उसके जो इक्विलेटर पोजीशन में उसमें 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 लोन पेयर रहेगी। सो उसके कारण उसका जो डायलाइट है वो कैसा रहेगा, इस एंगुलर टाइप का उसका डायलाइट कैसा रहेगा, उसका शेप रहेगा उसका एंगुलर टाइप में। ओके, सो क्लियर हो गया। नेक्स्ट है मोनोहाइलाइट्स। मोनोहाइलाइट्स यानी कि क्या, एक ही हाईलाइट के साथ। सो आपको इसमें मोनोहाइलाइट का आपको देखा होगा कि 2 तो पहले से 2 यानी कि क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर है, सो 2 के साथ ही तैयार करेगा। बट अगर जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हो गए, उसमें का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खुद के साथ अगर मैचअप हो गया, ओके, एक दूसरा, एक देखिए इसको इजीली समझ आता मैं, इसको मैं सिंपली समझाने के लिए 2 ऑर्बिटल फॉर्म में लिखूंगा। एक सेलेनियम हो गया, और सल्फर के 2 एटम ले लिए, उसमें के 2 ऐसे लिख लिए, लास्ट ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है उसको अगर हमने लिख लिया, एक इलेक्ट्रॉन अगर हमने किसी को दे दिया, सपोज एक इलेक्ट्रॉन किसी हाईलाइट को दे दिया, ये किसी हाईलाइट के साथ दे दिया, एक हाईलाइट के साथ दूसरा दे दिया, दूसरे हाईलाइट के साथ, और ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर एक दूसरे के साथ अगर पेयर हो गए, सो यहाँ पे जनरली फॉर्म में यहाँ पे जो फार्मूला होगा कैसा रहेगा, H2Cl2 यानी कि क्लोरीन लिया सपोज। सो यहाँ पे H2Cl2 हो गया, और इसका इंपेरिकल फार्मूला यानी कि सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होगा, HCl हो गया। सो इसी क्या कहेंगे हम, मोनो हाईलाइट करेंगे। इसमें 2 हाईलाइट दिख रहे, बट इसमें इंपेरिकल फार्मूला में एक ही हाईलाइट होने के कारण उसे क्या कहेंगे, मोनो हाईलाइट कहेंगे। सो आपको थोड़ा सा ऐसा अलग सा लगेगा, यहाँ पे तो 2 हाईलाइट्स दिए हुए, बट यहाँ पे मोनो हाईलाइट कहा है, यानी कि मोनो यानी कि एक, इसके लिए आपको समझ के लेना होगा कि यानी कि इंपेरिकल फार्मूला में जितने हाईलाइट है उसको क्या कहेंगे, उस पर डिपेंड रहता है कितने उसको डायलाइट कहेंगे या फिर मोनो हाईलाइट कहेंगे। सो इंपेरिकल फार्मूला के कितने आएंगे उसमें, यहाँ पे एक ही हाईलाइट आएगा, सो इसे कहेंगे मोनो हाईलाइट।
नेक्स्ट पॉइंट है इसमें दे अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन। डिसप्रोपोर्शन यानी कि क्या, अगर कौन सा भी एलिमेंट है उसका जो उसके कंपाउंड में जो एलिमेंट होगा वो कौन सा भी मिड यानी कि कौन ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी रहेगी कौन सी ना कौन सी। अगर उसका जो दो एटम है उस एलिमेंट में यानी कि उस कंपाउंड में अगर उससे 2 एटम है सपोज, तो कौन से भी 2 एटम हो गए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगा। मगर अगर उसमें का एक का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर उससे हाई हो गया और उसका दूसरे का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर उससे लो हो गया, यानी कि सपोज एक एलिमेंट है उसमें यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है SeCl2, इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या रहेगी, उसकी +1 रहेगी। ओके, +1 है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें +1 होने के कारण यहाँ पे 2 एलिमेंट है, दो आइटम है सेलेनियम के, उसमें की उसके ऑक्सीडेशन स्टेट है होगी +1 है। उसमें के उसका जो रिएक्शन है उसमें क्या है SeCl4 और सेलेनियम। अगर यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +4 हो गया। यानी कि लोअर से एक हायर होगी और एक की लोअर से उससे भी लोअर होगी। यानी कि क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट स्पिल्टअप होना उसके आइदर हायर में और एक लोअर में, यानी कि एक हायर में होना यानी कि लोअर में होना। यानी कि एक का ऑक्सीडेशन यानी कि उसी का क्या हो गया, यहाँ पे अब हम क्या कहेंगे, एक का हो गया ऑक्सीडेशन और दूसरे का हो गया रिडक्शन, यानी कि सेम एटम में दोनों की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो गए। सो डिस्प्रोपोर्शनेशन इज अ टाइप ऑफ वन ऑफ द टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक वन ऑफ द टाइप है, यानी कि रिडॉक्स रिडक्शन का एक टाइप है, कौन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। सो इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे एक ही है कि सभी के सभी हैलाइड में, यानी कि कौन सा हेक्साहैलाइड हो या फिर टेट्राहैलाइड हो या फिर डायहैलाइड हो, उसमें के जो डायहैलाइड है उसमें जो मोनोहैलाइड है वो ही क्या है, अपना डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करता है। सो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करता है, ये अगर पूछा तो 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। सो कौन डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखाएगा, वो दिखाएगा मोनोहैलाइड्स। सो नेक्स्ट है ग्रुप 17 एलिमेंट के लिए कौन से हैलाइड फॉर्म करता है। जैसे हमने ग्रुप 16 के लिए हो गए, मैंने आपको इसी वीडियो में बताया था कि जैसे 16 के एलिमेंट्स हैलाइड के साथ रिएक्शन करते, वैसे ही 17 के एलिमेंट खुद के साथ ही रिएक्ट करते, यानी कि हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ रिएक्ट कैसे करता। सो उसी को देखेंगे वो कैसे रिएक्ट करते हैं। सो यहाँ पे दिया हुआ है कि हैलोजन्स कंबाइन ऑलमोस्ट देमसेल्व्स यानी कि खुद के साथ टू फॉर्म नंबर्स ऑफ कंपाउंड्स नोन एज इंटर हैलोजन, यानी कि हैलोजन के अंदर हैलोजन दूसरे हैलाइड तैयार हो गए, यानी कि हैलोजन के साथ हैलोजन हो गया, इसलिए क्या कहेंगे, इंटर, यानी कि खुद के साथ ही हैलाइड उसका तैयार हो गया, सिंपली में इसका हैलाइड तैयार हो गया। सो नेक्स्ट है दिस फॉर्म्स द टाइप ऑफ एक्स डैश, यानी कि एक्स कौन है, एक एलिमेंट है, एक हैलोजन है, और दूसरा जो एक्स डैश है वो दूसरा हैलाइड है, यानी कि सेम के साथ सेम नहीं है। यानी कि आप अगर पूछेंगे कि एक्स इसमें अगर लिया, सपोज हमने लिया आयोडीन है सपोज लिया, सो दूसरा एक्स कौन सा रहेगा, इधर फ्लोरीन रहेगा या फिर क्लोरीन रहेगा या फिर ब्रोमीन रहेगा। सो यहाँ पे कौन सा ये एक्स कौन रहेगा ये भी हम डिसाइड करेंगे, यानी कि कौन रहेगा ये भी दिया हुआ है कि वेयर एज एक्स जो सेंट्रल एटम होगा, यानी कि एक होगा उसके साथ दूसरे ज़्यादा रहेंगे, एक हो गया और दूसरे उससे ज़्यादा, यानी कि सेंट्रल एटम एक हो गया और उसके साथ जो हैलाइड है एक से ज़्यादा रहेंगे। सो एक से ज़्यादा हैलाइड कौन कौन से रह सकते, इसमें भी कंडीशन रहती है, यानी कि सेंट्रल एटम ये होगा तो इसका हैलाइड उसके साथ जो दूसरा हैलोजन रिएक्ट करेगा वो अलग रहेगा, ये भी कंडीशन रहती। सो यहाँ पे एक एक्स को दिया हुआ ये हैलोजन हैविंग द लार्जर साइज एटम, यानी कि अगर नीचे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वैसे वैसे साइज बढ़ती रहेगी। सो जो लार्जर साइज वाला है वही क्या करेगा, स्मॉलर साइज के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि लार्जर साइज वाला का सेंट्रल एटम रहेगा और जो स्मॉलर साइज का रहेगा वो क्या रहेगा, उसके ज़्यादा वाली जो हाइड्रोजन आइटम्स है वो रहेगी, और जो एक्स डैश है वो क्या रहेगा, हाइड्रोजन आइटम्स हैविंग द स्मॉलर साइज। अगर हमने यहाँ पे आयोडीन लिया तो उसके साथ यहाँ पे क्लोरीन रह सकता, यहाँ पे फ्लोरीन रह सकता, यहाँ पे कौन सा भी रह सकता, बट सेंट्रल एटम क्या चाहिए, हमें आयोडीन चाहिए। अगर हमने यहाँ पे ब्रोमीन लिया, सपोज हमने ब्रोमीन लिया तो उसके साथ जो दूसरे वाले जो हाइलाइट रहेंगे यानी कि X3 टाइप अगर लिया तो यहाँ पे क्लोरीन ट्राई रहेगा या फिर फ्लोरीन ट्राई रहेगा, बट आयोडीन ट्राई नहीं रहेगा, यानी कि हायर वाला नहीं रहेगा। सो लोअर वाला, यानी कि अगर साइज लोअर है उससे ज़्यादा हाई है, साइज अगर उससे ज़्यादा हाई होगी तो उसको वो क्या रहेगा, जो हायर साइज वाला है वही सेंट्रल एटम रहेगा, दूसरा वाला नहीं रहेगा। सो क्लियर हो गया।
और ग्रुप 18 एलिमेंट्स के साथ हाइलाइट्स कौन कौन से कैसे कैसे रिएक्ट होते हैं। सो ग्रुप 18 केमिकली क्या रहता है, अनरिएक्टिव रहता है, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण जो वो कभी रिएक्ट ही नहीं होता, वो खुद के साथ ही रिएक्ट होता, तो किसी दूसरे आइटम के साथ क्या रिएक्ट करेगा, यानी कि दूसरे एलिमेंट के साथ क्या रिएक्ट करेगा। सो यहाँ पे फिर भी कुछ कुछ जो एलिमेंट है वो अंडर कंडीशन क्या करते, रिएक्ट करते, कंडीशन देनी पड़ती उसको, वो खुद नहीं रिएक्ट होती। सो यहाँ पे एक दिया हुआ है कि क्रिप्टॉन एंड जेनॉन्स आर रिएक्ट डायरेक्टली विथ द फ्लोरीन विद देयर टू फॉर्म देयर फ्लोराइड। सिर्फ क्रिप्टॉन और जेनॉन यानी कि Kr एंड जेनॉन यही दोनों रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे जेनॉन क्यों रिएक्ट करता, ये आपको पूछा, तो इसका रीज़न है कि जेनॉन की जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो कैसे है, वो इक्वल टू है और अपनी जो ऑक्सीजन है उसके आसपास है। ऑक्सीजन की जितनी आयनाइजेशन इंथैल्पी है उतनी ही उसकी जेनॉन की उतनी आयनाइजेशन इंथैल्पी। इसी कारण ये जो वैल्यू देखकर एक साइंटिस्ट है बार्थवेट, उसने सोचा कि इसके इन दोनों की जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो तो सेम है, या अगर इसको हमने यानी कि जो जेनॉन है अगर उसको वैसी कंडीशन दी तो वो रिएक्ट करेगा या नहीं कर पाएगा, ये उसने देखा, उसने ट्राई कर पाया, यानी कि ट्राई करने का सोचा। सो उसने वैसी कंडीशन दी और उसके जो हाइलाइट्स यानी कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कंपाउंड्स है वो फॉर्म कर पाया, क्योंकि जो जेनॉन है उसकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी वो कैसे है, एग्जैक्ट इक्वल टू द फ्लोरीन है, यानी कि ऑक्सीजन है। ये आपके जो प्रीवियस जो सिलेबस था उसमें क्लियर मेंशन था, यहाँ पे क्लियर और न्यू सिलेबस में आई थिंक सो फार मैंने देखा है तो उसमें नहीं मेंशन किया हुआ है। सो फ्लोरीन के साथ वो कैसे डायरेक्टली रिएक्ट करेगा, सो अगर 2 फ्लोरीन है तो उसके साथ डाइफ्लोराइड तैयार करेगा, अगर 3 फ्लोरीन है यानी कि 4 फ्लोरीन है, दो का गैप रहेगा, हाँ। सो 4 यानी कि हेक्साफ्लोराइड हो गया, और हेक्साफ्लोराइड भी रहेगा, टेट्राफ्लोराइड भी रहेगा। सो क्लियर हो गया। सो जेनॉन फ्लोराइड डाइफ्लोराइड हो गया। टेट्राफ्लोराइड्स आर क्रिस्टलाइन एंड कलरलेस विच सब्लिमाइज रेडिली एट 298 केल्विन के आसपास वो क्या रहता है, यानी सब्लिमेशन जाता है, यानी कि डायरेक्टली टू द सॉलिड टू डायरेक्टली गैस, यानी कि इसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। सो नेक्स्ट है दे आर पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट। ये कैसा है, ये स्टेबल नहीं, इसको कंडीशन की कोई तो कंडीशन है, उसी कंडीशन में फॉर्म हुए तो उसी कंडीशन में उसको रखना चाहिए। उसकी कंडीशन अगर ब्रेक हो गई तो क्या करेंगे, अपनी जो कंपाउंड है वो जो एलिमेंट है वो क्या करेंगे, उसके बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और यानी कि फ्लोरीन और रिलीज होगा। फ्लोरीन रिलीज हो गया तो उसको क्या करेंगे, जैसे O2F2 में यानी कि OF2 में फ्लोरीन रिलीज हो गया तो उसे क्या कहता है, फ्लोरिनेटिंग एजेंट। ऑक्सीजन ClO2 में ऑक्सीजन रिलीज हो गया तो उसे क्या कहता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे ही यहाँ पे फ्लोरीन यहाँ पे रिलीज होगा, इसलिए इसे क्या कहेंगे, फ्लोरिनेटिंग एजेंट कहेंगे, पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट, क्योंकि वो इसकी रिएक्टिविटी कम होने के कारण ये जल्दी ब्रेक हो जाती। क्लियर है। नेक्स्ट है रिएक्टिव टुवर्ड्स मेटल के साथ वो कैसे रिएक्ट करता है ये देखेंगे। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स 16 ग्रुप मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आपको कैसे मेटल के साथ अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना होगा कि उसकी कोएलेंसी कितनी है, कौन से ग्रुप की कोएलेंसी कितनी है। अगर ये आपको ध्यान में रख गया, सपोज फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट है यानी कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कौन सा भी हो गया, और जो सेकंड है यानी कि सेकंड ग्रुप है उसके जो हो गया यानी कि मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। फर्स्ट ग्रुप है तो फर्स्ट उसकी यानी कि 1 उसकी वैलेंसी 1 होगी। सेकंड ग्रुप है उसकी वैलेंसी 2 रहेगी, और थर्ड ग्रुप है वो नहीं आएगा, वो उसकी थर्ड रहेगी। बट डायरेक्टली अगर डी ब्लॉक को छोड़ दिया, अगर उसको डी ब्लॉक को अगर हमने छोड़ दिया, मान लो छोड़ दिया, तो डायरेक्टली कौन हो गया, एल्यूमिनियम आ गया या फिर बोरॉन फैमिली आएगी। सो उसका अगर उसका हो गया 3, उसके बाद आ गया कार्बन फैमिली, उसका हो गया 4, उसके बाद आ गया नाइट्रोजन फैमिली, उसका हो गया 5, हो गया, ऐसा रहेगा। और उसके बाद आएगा ऑक्सीजन फैमिली, वो क्या रहेगा, 6 रहेगा। बट उसमें क्या ध्यान में रखना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन कितनी फ्री है, यहाँ पे नॉन मेटल हो गया। सो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 से कम हो गए, 8 माइनस 6 क्या हो गया, 2। तो इसकी वैलेंस क्या आएगी, 2 आएगी। ओके, और उसके बाद फ्लोरीन की क्या आएगी, इसके 7 इलेक्ट्रॉन हो गए उसमें लास्ट यहाँ पे, और उसमें क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा। सो वैलेंसी को आपको समझ के लिए आपको ध्यान में रखना होगा। फ्लोरीन की फैमिली है तो उसकी वैलेंसी 1 रहेगी, और यानी कि एक ही बॉन्ड फॉर्म करेगा, एक अगर एक एलिमेंट होगा, यानी कि एक एटम एक ही बॉन्ड फॉर्म करता है।
सो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे दिया है कि रिएक्ट कैसे करता है, रिपेंडिंग पेंडिंग करस्पॉन्डिंग टू द कंपाउंड। करस्पॉन्डिंग कैसा है, एल्यूमिनियम हो गया, एक कौन से बोरॉन फैमिली आता। सो एल्यूमिनियम यहाँ पे अगर हमने लिख लिया, आपको लिखना नहीं आता ना, इसलिए ये बताने के लिए कर रहा हूँ मैं। और ऑक्सीजन अगर हमने लिख लिया, सो ऑक्सीजन का क्या आता, 2 आता, उसकी वैलेंसी क्या है, 2 है, यानी कि -2 है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लेता। और जो एल्यूमिनियम की है उसकी क्या है, वैलेंसी 3 है। आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, उसको क्रॉस कर देना है, यानी कि एल्यूमिनियम के 2 लिखने हैं और ऑक्सीजन की क्या लिखनी है, 3 हो गए। ओके, सो ऐसे लिखना है। अगर आपको बैलेंस करने के लिए बैलेंस करना है, उसके बाद बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए आपको तो ईजी आएगा। यहाँ पे ये राइट साइड के एटम काउंट करने और लेफ्ट साइड के एटम काउंट करने, उसको लिख देना। यहाँ पे ये आपको सिंपली समझने के लिए मैं बताता। अगर आपको कौन सा भी एलिमेंट हो गया ऑक्सीड, अगर उसका ऑक्साइड आपको लिखना है, सपोज आपने नाइट्रोजन सोडियम का ऑक्साइड लिखना है, सो सोडियम और ऑक्साइड लिख लिया। सोडियम का हो गया 1 और ऑक्सीडाइड का होगा 2, इसको कर दिया क्रॉस और हो गया Na2O, ये हो गया उसका ऑक्साइड। ये क्या होगा, उसका कंपाउंड। ऐसा इस फॉर्म में वो क्या करता, अपना कंपाउंड फॉर्म करता। ओके, सिंपल है ना। सो नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म अलोट्रॉप्स, यानी कि शो एग्जिबिट्स अलोट्रॉपी। अलोट्रॉपी यानी कि क्या, अलोट्रॉप्स हमने क्या बोला था कि उसके डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यानी कि क्या, अगर हमने लिया एक कौन सा भी कार ली, उसकी कार के क्या रहते, डिफरेंट फॉर्म रहते उसी कार के, उसकी 500 सीसी या फिर ये ऐसा उसमें ये कार, ऐसी कार, वैसी कार, बट जो एक्चुअल जो कंपनी वो क्या रहती, सेम रहती। इसीलिए उसी तरह अगर आपने एक आइटम, अगर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन 2 डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यानी कि ऑक्सीजन क्या करता है, O2 फॉर्म में के मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है, और O3, इसे क्या कहते हैं, डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, अलोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अलोट्रॉप्स। सो क्लियर हो गया। यहाँ पे दिया कि ऑक्सीजन हैज 2 अलोट्रॉप्स, O2 एंड ओजोन, यानी कि O3 हो गया ओजोन को, और O2 क्या हो गया, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डाइऑक्साइड। और सल्फर हैज 2 इंपॉर्टेंट अलोट्रॉपिक फॉर्म। इंपॉर्टेंट अलोट्रॉपिक फॉर्म है 2, वो है रोम्बिक फॉर्म और मोनोक्लिनिक फॉर्म। ये रोम्बिक और मोनोक्लिनिक आपको स्ट्रक्चर है क्या है, आपको सॉलिड स्टेट की जो चैप्टर है उसमें क्लियर हो जाएगा। ये रोम्बिक फॉर्म क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है, यानी कि क्या, जैसे हमारा टेट्राहेड्रल कहा था ना हमने, और जो टेट्राहेड्रल बोला था ना, उसी तरह टेट्राहेड्रल जैसे बोला था ना, उसी तरह ट्राइगोनल रहता, ऑर्थोगोनल रहता, स्क्वायर यानी कि रेक्टेंगुलर रहता, उसी टाइप में रोम्बिक रहता और मोनोक्लिनर रहता। आपको क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ में ध्यान में रखना है, सिर्फ रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर ऐसे 2 टाइप में रहते, जो कि आपको डिटेल में इसी चैप्टर में दिया हुआ है। ओके, सो टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा आपका। सिलीनियम में एग्जिस्ट करता 2 फॉर्म में, ग्रे मेटेलिक फॉर्म एंड रेड नॉन मेटेलिक फॉर्म। सो मेटेलिक फॉर्म में कौन रहता, ग्रे मेटेलिक फॉर्म में रहता, और जो नॉन मेटल रहता वो रेड फॉर्म में रहता। टेलुरियम के वैसे हो गए क्रिस्टलाइन फॉर्म और एमरफोस फॉर्म। क्रिस्टलाइन यानी कि क्या, क्रिस्टल जैसा, और एमरफोस यानी कि जैसा पाउडर जैसा। पाउडर आपको तो पता है, पाउडर कैसे एकदम स्मूथ लगती है वैसी तरह, और क्रिस्टलाइन जैसे कि नमक जैसा। आपके नमक तो क्या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जैसे ऐसा लगता ना आपको, ऐसा खुरदुरा जैसा, और हाथ में लिया तो ऐसा अलग सा फील रहता, और पाउडर को अगर हाथ में लिया तो अलग सा फील रहता ना, वैसे ही उसी टाइप में। और पोलोनियम के भी 2 फॉर्म है, रिवेल्स 2 अल्ट्रोपिक, अल्फा सल्फर एंड बीटा मेटेलिक, अल्फा एंड बीटा मेटेलिक पोलो। सो अल्फा और बीटा ये भी स्ट्रक्चर के फॉर्म है, उसको जैसे 1 और 2 कहे थे, इसीलिए उसको इजी समझने के लिए अल्फा और बीटा कह दिया। क्लियर है। आपको अलोट्रॉप्स में सबसे ध्यान में रखना होगा रोम्बिक का, यानी कि सल्फर के अलोट्रॉप्स और ऑक्सीजन के अलोट्रॉप, क्योंकि इसके डिटेल स्ट्रक्चर आपको दिए हुए हैं और उसकी स्टडी भी दी हुई है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रुप 16 एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 विथ मेटल इंस्टेंटली टू गिव हैलाइड्स। देखिए हाइड्रोजन की क्या रिएक्टिविटी सबसे हाई है, हमने आप पहले ही बताया था कि उसकी रिएक्टिविटी हाई, उसमें तो सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन है। सो ये मेटल के साथ तो एकदम हाईली रिएक्ट करता है, और क्या फॉर्म करता है, मैंने बोला था साल्ट फॉर्म करता है। आपने पूछे पहले, सबसे पहले आपने पढ़ा है ना, जिसमें कि आपको बताया था मैंने इसके कौन कहा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हाइड्रोजन, यानी कि साल्ट फॉर्मिंग हाइड्रोजन को बोलते हैं ना, हाइड्रोजन यानी कि साल्ट फॉर्मिंग। सो उसी तरह से साल्ट फॉर्म करता है किसी मेटल के साथ। सोडियम के साथ हो गया सोडियम, अरे इसको तो ट्रिक है, हमने बताया था कि सोडियम अगर सोडियम है उसका लिख लिया, और क्लोरीन है तो क्लोरीन ले गया, इसका एक है इसका भी एक है, तो क्या आता NaCl आता। ओके, और Mg का क्या हो गया, Mg इसके 2 हो गए, और ब्रोमीन का क्या हो गया, 1 आता, क्योंकि वैलेंसी 1 है। सो यहाँ पे ब्रोमीन क्रॉस कर दिया और क्या हो गया MgBr2। ओके,
क्लियर है? आपको लिखने का तरीका अगर आ गया तो आपको सबकी यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए सबसे ईजी हो जाएगी। ओके, क्लियर है? सो नेक्स्ट है आयनिक कैरेक्टर ऑफ हैलाइड्स डिक्रीजेस इन ऑर्डर, यानी कि एम एफ हो गया, एम यानी स्टैंड फॉर मोनोवैलेंट मेटल। कौन सा भी मोनोवैलेंट मेटल हो गया, मोनोवैलेंट, वैलेंसी बोला था ना मैंने, मोनोवैलेंट यानी कि एक ही वैलेंसी है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, उसकी वैलेंसी एक है। डाइवैलेंट यानी कि दो वैलेंसी है। सो यहाँ पे मेटेलिक यानी कि आयनिक कैरेक्टर, आयनिक यानी कि क्या, उसमें इलेक्ट्रोवैलेंट कैरेक्टर यानी कि उसके आयनिक यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर कैसा है, आयनिक यानी कि क्या, मेटेलिक कैरेक्टर। सो उसमें मेटेलिक कैरेक्टर कैसा है, सो अगर उसका फ्लूराइड है तो उसका आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा रहेगा, और जो क्लोराइड है उसका उसके बाद ज़्यादा रहेगा, उसके बाद ब्रोमाइड और उसका यानी कि एल्यूमिनियम आयोडाइड का सबसे लास्ट में रहेगा। ये किस पर डिपेंड रहता है, ये आपको वो फजांस रूल है उस पर आपको उस पर से डिसाइड करना पड़ता कि कोवैलेंट कैरेक्टर अगर ज़्यादा होगा तो उसके आयनिक कैरेक्टर कम रहेगा। सो कोवैलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा रहता, जिसमें कि जो एनायन है उसकी साइज अगर एनायन यानी कि निगेटिव एटम विद निगेटिव, उसकी साइज अगर ज़्यादा रहती तो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर क्या रहता, सबसे ज़्यादा रहता। सो सबसे ज़्यादा आयनन की साइज किसकी है, आयोडीन की सबसे ज़्यादा साइज है, जिसके कारण उसका जो कोवैलेंट नेचर है वो ज़्यादा रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट है मेटल हैविंग द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो क्या क्या कहा था, मोर कोवैलेंट देन लोअर ऑक्सीडेशन। मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा रहेगी तो उसका जो कोवैलेंट कैरेक्टर वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। मेटल का बरा, मेटल का यानी कि मेटल का आपको ध्यान में, मेटल का कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, बट जो आयनन है उसका उसके अलग है। सो मेटल का अगर हमने देखा था कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ओके, तो और +4 और +6 होगी तो उसमें कोवैलेंट क्यों कौन रहेगा, ये ज़्यादा कोवैलेंट रहेगा। ओके, क्योंकि फजन में ये बताया हुआ है कि आयनन की साइज ज़्यादा है। ओके, आयनन की साइज ज़्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर क्या रहेगा, कम रहेगा। बट जो कैटन है, कैटन यानी कि जो मेटल है उसकी साइज अगर कम रहेगी तो क्या रहेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, यानी कि एक दूसरे के क्या है, अलग है, रिवर्स में है। तो सो +4 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी जो आयनिक कैरेक्टर है वो ज़्यादा रहेगी, और जो +6 की है वो क्या रहेगी, कम रहेगी। यहाँ पे वही दिया हुआ है SnCl4, PbCl4, SbCl4, SbCl5 आर मोर कोवैलेंट देन SnCl2, PbCl2, SbCl3, यानी कि +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या फिर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या रहेगी, मोर आयनिक रहेगी। सो इसी के साथ इस वीडियो में इसी अब तक के लिए काफ़ी है। जो कोई भी हमने जो पार्ट दिखे हुए अब तक के लिए उसमें अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख लीजिए, और मैं आपका ज़रूर उसका आंसर जो आने वाले वीडियोस में उसके दे दूंगा। ओके, को नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, और पढ़ते रहिए क्योंकि ज़्यादा वो कुछ दूर नहीं है, बोर्ड के एग्ज़ाम भी ज़्यादा कुछ दूर नहीं है। सो पढ़ाई करते रहिए और फोकस रहिए, क्यों दूसरे की तरफ ध्यान मत दीजिए कि क्या हो गया क्या नहीं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।